Hi student, welcome back. How are you today? Today the season is also very good, rainy season, just like that. And today we are going to start new topic which is known as greenhouse effect. It is a very well known topic. Okay. So आज हम स्टडी करते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में. ये इसका प्रभाव क्या है और इसके दुष्प्रभाव क्या है. यू नो ऑलरेडी, बट इट इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. हर एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है. तो हेडिंग डाल दीजिए ग्रीन हाउस इफेक्ट. ग्रीन हाउस इफेक्ट. Now, as you know that greenhouse effect is dangerous for climatic condition all over the world, and because of greenhouse effect the warming is also increasing. So let us understand what is greenhouse effect. As you know already कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसका कंसंट्रेशन हमारे इन्वायरमेंट में काफ़ी कम पाया जाता है. बट इफ़ द कंसंट्रेशन इज इंक्रीजिंग, अगर इसका कंसंट्रेशन लगातार बढ़ता जाए तो ये सरफेस, अर्थ के सरफेस के ऊपर एक थिक लेयर का फॉर्मेशन करता है. एंड अल्टीमेटली दिस हाई कंसंट्रेशन कॉजेज द ग्लोबल वार्मिंग. क्यों? बिकॉज इट चेक्स द रेडिएशन ऑफ हीट. जो भी हीट एनर्जी रेडिएट होकर अर्थ के सरफेस से बाहर निकलती है, इसको वापस कवरिंग की वजह से ये रेडिएशन वापस पृथ्वी पर लौट आती है. दैट मीन इट वर्क्स लाइक अ ब्लैंकेट. और इस ब्लैंकेट की वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर है वो ग्लोबल वार्मिंग काज करती है. दैट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट. राइट. इसमें जो मेजर गैस है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है और कुछ मात्रा में मेथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और N2O है. तो मैक्सिमम जो रोल प्ले करता है वो कार्बन डाइऑक्साइड है, उसके बाद मेथेन गैस है, उसके बाद CFC है, उसके बाद N2O. ठीक है. तो लिख लीजिए सीरीज कौन सी गैसेस, इसका इफेक्ट आप जानते हैं. ग्लोबल वार्मिंग, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन. मैं सीरीज से लिखता हूँ जो मैक्सिमम, कार्बन डाइऑक्साइड, देन मेथेन प्लस क्लोरोफ्लोरोकार्बन, देन लिटिल अमाउंट में पाया जाता है N2O. नाउ लुक एट द रेशियो, कितना किसका प्रभाव है. आउट ऑफ टोटल ग्रीन हाउस इफेक्ट 60% अकेले कंट्रीब्यूशन होता है किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का. 20% कंट्रीब्यूट करता है मेथेन और 14% कंट्रीब्यूट करता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन. और N2O का परसेंट सिर्फ 6% पाया जाता है. That is the percentage. That is why carbon dioxide is considered as a major greenhouse gas. Okay. Now look at this effect. Suppose this is our planet Earth. ओके. सपोज ये अपना ग्रीन प्लैनेट अर्थ है और ये सोलर रेडिएशन
पृथ्वी पर पड़ती है। तो मैक्सिमम ऑफ दिस रेडिएशन एमिट आउट, बाहर निकल जाती है। ठीक है, मैक्सिमम कहाँ चली जाती है? बाहर चली जाती है, और इसकी वजह से जो हीट एनर्जी है वो रिड्यूस हो जाती है। बट व्हाट हैपेंड व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीजेस? नाउ कार्बन डाइऑक्साइड मेक अ लेयर अराउंड द अर्थ. This is the layer of carbon dioxide gas. कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स अवेलेबल रहेंगे, ठीक है। नाउ द सिनेरियो बिकम चेंज। पहले जो फ्री फॉर्म में मॉलिक्यूल रेडिएशन होती थी वो रिलीज हो जाती थी, बाहर चली जाती थी। बट नाउ यू कैन सी द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इंक्रीजेस, सो द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर आल्सो इंक्रीजेस। अब इन मॉलिक्यूल से ये जो रेडिएंट एनर्जी है वो वापस टकराते हैं, ठीक है। और उसका इम्पैक्ट क्या होता है कि ये वापस अर्थ की सरफेस पर रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। दैट मीन्स ये एनर्जी बाहर निकल नहीं पाते, और उसका नतीजा क्या होता है कि जो इम्पैक्ट है हीट का वो वापस इंक्रीज होने लगता है, और इसी को हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। नाउ दिस रेडिएंट एनर्जी कम्स डाउनवर्ड। अभी जो हीट एनर्जी बाहर रिलीज हो रही थी, अब वो मॉलिक्यूल से रिफ्लेक्ट होकर वापस पृथ्वी पर आ जाती है। तो दैट इज कॉजिंग ग्लोबल वार्मिंग, और इस वजह से हमारी पृथ्वी का जो टेम्परेचर है ग्रेजुअली इंक्रीज करता जा रहा है, और इसी वजह से इट इज़ रिक्वायर्ड टू रिड्यूस सच गैसेस बिकॉज इट causes the global warming. Clear? So अब क्या होता है कि in this phenomena the layer of carbon dioxide which covered the earth allow the short wavelength. अब इसमें क्या होता है कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आसानी से एंटर तो कर जाते हैं बट दे कैन नॉट गो बैक। तो ये शॉर्ट वेवलेंथ की जो रेडिएशन है वो पृथ्वी के बाहर नहीं जा पाती। सो इनकमिंग सोलर रेडिएशन comes but do not allow the long wavelength, और साथ ही साथ जो लॉन्ग वेवलेंथ की रेडिएशन है उनको अलाउ नहीं करता। दैट इज़ वाई द हीट इज इंक्रीजिंग, एंड बिकॉज ऑफ दिस हीट रेडिएशन द वार्म सरफेस ऑफ अर्थ एंड सरफेस कीप द अर्थ वार्म, और जो लेयर बन जाती है हीट की जिसकी वजह से धीरे धीरे हमारे अर्थ का टेम्परेचर भी इंक्रीज हो जाता है। द कॉन्सिक्वेंट इंक्रीज इन द ग्लोबल मीन टेम्परेचर इज रिफर्ड एज अ ग्लोबल वार्मिंग। तो कंसिक्वेंटली द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर एज अ ग्लोबल मीन टेम्परेचर, पूरे वर्ल्ड के टेम्परेचर को अगर हम उसका मीन निकाल कर कंसीडर करें तो उसमें जो इंक्रीजमेंट आता है उसी को हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि शॉर्ट वेवलेंथ एंटर कर जाते हैं और उनको निकलने के चांस नहीं मिलते, और लॉन्ग वेवलेंथ की जो रेडिएशन है उनको आने का मौका नहीं मिल पाता, ठीक है। नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ ग्रीन हाउस, हेडिंग डाल दीजिए। पहला इफेक्ट क्या है? इट हैज़ ऑब्जर्व दैट द रिसेंट पास्ट द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर हैज़ इंक्रीज्ड
from 280 ppm to 368 ppm. अगर हम कंसीडर करें 1956 से 2002 के बीच में, तो जो कंसंट्रेशन लेवल होता है कार्बन डाइऑक्साइड का एनवायरनमेंट में, वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुका है. 280 से लेकर 368 ppm के बीच में है. यहाँ पर लिख लीजिए, इन बिटवीन 1956, ठीक है, 1956 से 2002 के बीच में आंकड़े हैं. 2000 carbon dioxide increases as स्टार्टिंग में था 280 ppm, 280 parts per million to 360 ppm. क्लियर? ये 2002 के आंकड़े हैं. ठीक है, तो ये क्या शो कर रहा है कि इफ द प्रेजेंट ग्रोथ इज कंटिन्यूड, देन द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी डबल इन 2020, जो अब हो जाना चाहिए 2020. सो देन you can see the raise of temperature by 2 to 3 डिग्री सेल्सियस. और अगर ये हाल रहा तो 2020 में जो ओवरऑल टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाएगा कितना, 2 से 3 डिग्री सेल्सियस. खुल गया? बट हमारे लिए ये मिनिमम लगता है कि 2 से 3 डिग्री सेल्सियस में क्या होगा, बट इसका जब हम ग्लोबल इम्पैक्ट देखते हैं तो काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है. जब ग्लेशियर्स पिघलना शुरू होते हैं तो वाटर का लेवल इंक्रीज़ होता है, और वाटर जब इंक्रीज़ होता है तो बाकी जितने भी लैंड कंडीशन में पाए जाने, और ख़ास तौर से जो ओशन के नज़दीक पाए जाने वाले, रिवर्स के नज़दीक पाए जाने वाली जो सिटीज़ हैं, उनके लिए ख़तरे की घंटी बज जाती है. दैट मीन्स द ग्रीन हाउस इफेक्ट डेफिनेटली वेरी डेंजरस फॉर आवर लाइफ. ऑलराइट, सो ट्राई टू डिक्रीज़ द लेवल, क्योंकि जो अभी हालात हैं वो धीरे धीरे ख़तरनाक होते जा रहे हैं. ओके, नेक्स्ट, इट कॉजेज द मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स एंड आइस कैप्स ऑफ पोलर रीजन्स, एंड जैसा कि मैंने बताया, इट कॉन्सिक्वेंटली इंक्रीज द वाटर लेवल इन द रिवर, सी, एंड चेंजेस इन द साइकिल्स ऑफ रेन. दैट इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि जो साइक्लिक प्रोसेस है रेन की, वो भी डिस्टर्ब हो जाएगी. ठीक है, सो एंड द कंसंट्रेशन लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन 2009 to 2010 इज 385 ppm. 2009 से लेकर 2010 you can see the level of carbon dioxide is increased 385 ppm, 368, now 385, at least 20 point increase हो गया every year. तो you do understand कि ये रेशियो जिस हिसाब से इंक्रीज हो रहा है काफ़ी खतरनाक साबित हो सकता है. नेक्स्ट, कार्बन डाइऑक्साइड फर्टिलाइजेशन इफेक्ट. ओके,
Due to increase in carbon dioxide concentration, the rate of photosynthesis also increases. ठीक है, ये तो एक डायरेक्ट रेशियो है कि अगर कंसंट्रेशन अगर बढ़ता है कार्बन डाइऑक्साइड का तो फोटोसिंथेसिस का भी रेट बढ़ता है. एंड द रिस्पॉन्स ऑफ द प्लांट इज टू एलिवेटेड. और जब ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस इंक्रीज होगी देन द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आल्सो इंक्रीजेस. सो इट इज आल्सो नोन एज कार्बन डाइऑक्साइड फर्टिलाइजेशन इफेक्ट. यानी कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को इंक्रीज कर रहा है और वापस कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है, यानी डेवलप हो रहा है, यानी उसका जन्म हो रहा है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड फर्टिलाइजेशन इफेक्ट. इट वुड बी शोन बाय द C3 प्लांट. ठीक है, ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन, ज़्यादा फोटोसिंथेसिस, फिर फर्दर ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन. और ये कार्बन डाइऑक्साइड का जो प्रोडक्शन होता है मेनली C3 प्लांट में देखा जाता है. If rest of the environmental factor are optimum, then the stomatal conduction increases due to the partial closure of stomata. अगर इसी तरह से सब कुछ ऑप्टिमम कंडीशन में है तो जो स्टोमेटल कंडक्शन है वो धीरे धीरे डिक्रीज होने लगता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का जो कंसंट्रेशन ज़्यादा है इसकी वजह से पार्शियल क्लोजर ऑफ स्टोमेटा देखने को मिलता है. दस द ट्रांसपिरेशन में बी रिड्यूस्ड, और इसकी वजह से ट्रांसपिरेशन जो है वो रिड्यूस हो जाएगा. एंड वाटर यूज इफिशियंसी विल इंक्रीज. ऑलराइट, सो इट अलाउज मेनी स्पीसीज टू ग्रो सक्सेसफुली इन द रीजन ऑफ स्कैरसिटी. और इसकी वजह से कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो वाटर स्कैर्स कंडीशन में रहते हैं, जहाँ वाटर नहीं मिलता, उनके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट या फ्रूटफुल हो सकता है. सो अंडर हाई कंसंट्रेशन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीजेस एंड प्रोवाइड हाई अमाउंट ऑफ फूड, और ये फूड रूट को भी मिलता है. सो दिस ग्रेटर रूट प्रोडक्शन इनहैंस द माइकोराइजल डेवलपमेंट, नाइट्रोजन फिक्सेशन, रूट नोड्यूल्स एंड enables the plant to grow in nutrient poor soil. ये इसके कुछ फायदे हैं, तो लिख लीजिए. फर्स्ट पॉइंट, photosynthesis process increases, food production also increases, उसके बाद soil fertility increases, सॉइल फर्टिलिटी के साथ साथ कार्बन क्योंकि माइकोराइजल एसोसिएशन इंक्रीज हो जाएगा. और उसके बाद नेक्स्ट मैंने आपको बताया कि न्यूट्रिएंट पुअर सॉइल में भी प्लांट अच्छे से ग्रो कर सकते हैं. So, plant can grow better in nutrient less soil. इसके बाद plant can also grow in less water condition.
क्योंकि जो स्टोमेटा है वो हाफ क्लोज हो जाता है बिकॉज ऑफ हाई कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. सो ये फ़ायदे हो सकते हैं बिकॉज ऑफ हाई कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, राइट. नेक्स्ट, but all these effects are possible when the rest of environment factor are optimum. ये तभी पॉसिबल है जब बाकी फैक्टर्स ऑप्टिमम लेवल पर काम करते रहे. नेक्स्ट पॉइंट, द ग्लोबल मीन टेम्परेचर हैज़ राइजेस बाई 0.6 डिग्री इन 20th century and it causes the depletion of ओजोन लेयर इन स्ट्रेटोस्फीयर. ठीक है, तो 20th सेंचुरी तक जो टोटल ग्लोबल मीन टेम्परेचर, लिख लीजिए, ग्लोबल मीन टेम्परेचर, ठीक है, 20th century, in 20th century rises up to increased 0.6 degrees Celsius. 0.6 डिग्री सेल्सियस जितना टेम्परेचर इंक्रीज हो चुका है और डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर इज आल्सो गोइंग ऑन. नेक्स्ट, एंड द सी लेवल हैज़ बीन राइज्ड बाई 1 to 2 mm पर ईयर ड्यूरिंग 20th सेंचुरी. जो वाटर का लेवल है, क्योंकि ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं और उसकी वजह से 20th सेंचुरी के केस में ही देखते हैं, सी लेवल, सी और ओशन लेवल increases how much? Approximately 1 to 2 mm. ठीक है, ये सभी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रहा है. नाउ हाउ वी कैन कंट्रोल द ग्लोबल वार्मिंग? फर्स्ट ऑफ ऑल, reduce the greenhouse gases emission by the limiting uses of fossil fuels and developing alternate renewable sources of energy like wind and solar energy. अगर हम ऐसे फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल करना बंद कर दें या वैसी गैसेस जिनकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड या क्लोरोफ्लोरोकार्बन या N2O गैसेस रिलीज़ होती हैं, तो हम ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल कर सकते हैं. क्योंकि ये इंडस्ट्रियलाइजेशन डेवलपमेंट के बाद की प्रोसेस है जब ग्लोबल वार्मिंग को पूरे वर्ल्ड ने फील किया. इसके पहले ये कंडीशन नहीं थी. सो वी नीड टू यूज़ अल्टरनेटिव रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी. और जैसा कि आपको पता ही है कि अभी गवर्नमेंट ने अलाउ किया है कि 2030 तक जो मैक्सिमम ऑटोमोबाइल्स हैं, ख़ासतौर से 4 व्हीलर्स, गेट कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिक. तो ज़्यादातर जितने भी व्हीकल्स हैं उनको इलेक्ट्रीफाई कर दिया जाए, जिससे कि हम मैक्सिमम कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन को रोक सके. और आपको पता ही है कि फॉसिल फ्यूल इज़ द लीडर ऑफ ग्लोबल वार्मिंग. फॉसिल फ्यूल का जितना ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उतनी ही ज़्यादा अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट में मिक्स हो जाता है. कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ कार्बन मोनोऑक्साइड है, लेड है और दूसरे फैक्टर्स भी हैं जिसको हमने सेकेंडरी पॉल्यूटेंट में भी देखा था, जो मिक्स होकर काफ़ी डेंजरस रोल प्ले करते हैं. सो वी हैव टू कट डाउन कार्बन डाइऑक्साइड. हमें वो रोल ही बंद कर देना है जिससे कि कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन होता है. नेक्स्ट, जो नेचुरल रिसोर्सेज है, पॉइंट टू पॉइंट.
नाउ कंट्रोल, फर्स्ट कंट्रोल है अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी का इस्तेमाल करना रादर देन फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल के अलावा जो सोर्सेज है, जैसे सोलर एनर्जी का इस्तेमाल किया जा रहा है अभी, जिसमें हम घरों पे भी लगा रहे हैं, और कुछ ऐसे व्हीकल्स भी हैं जो ट्राई कर रहे हैं जिससे कि हम सोलर प्लेट से बैटरी को चार्ज करके और कंटिन्यूअस इस लगातार मिलने वाली एनर्जी का इस्तेमाल करते रहे और इससे कोई हार्म नहीं है। दूसरा विंड एनर्जी है, इसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। साउंड एनर्जी का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, एज यू कैन हियर द साउंड, बिकॉज दीज आर डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जी एंड वी कैन यूटिलाइज दिस। साउंड एनर्जी को भी यूटिलाइज किया जा सकता है, राइट। नाउ अल्टरनेट सोर्स में लिख लीजिए विंड एनर्जी, विंड, सोलर, इलेक्ट्रिक, ठीक है। ये कुछ ऐसी एनर्जी है जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं बजाय फॉसिल फ्यूल के। दूसरा, इंक्रीज द वेजिटेटिव कवर, यानी फॉरेस्ट, क्योंकि ग्रीन ट्री इज द बेस्ट अल्टरनेट। अगर जितना ज़्यादा हम ट्रीज लगाते हैं, फॉरेस्ट लगाते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड को नेचुरली एब्जॉर्ब कर लेंगे, ठीक है। फॉरेस्टेशन, that is another method by which we can control the global warming, ठीक है। नेक्स्ट, मिनिमाइज द यूज ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स। अगर नाइट्रोजन फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कम करेंगे तो इससे N2O का इमिशन भी रिड्यूस हो जाएगा। मिनिमाइजेशन ऑफ फर्टिलाइजर्स, और कोशिश करना चाहिए कि हमें नेचुरल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करें इंस्टेड ऑफ जो केमिकल बेस्ड है, क्योंकि केमिकल बेस्ड जो फर्टिलाइजर है ना सिर्फ पोल्यूशन कॉज करते हैं, वो सॉइल की फर्टिलिटी को भी डैमेज कर देते हैं। एंड वी आल्सो थिंक अबाउट द सब्स्टिट्यूट्स ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन। substitute of chlorofluorocarbon जो रेफ्रिजरेंट में इस्तेमाल किए जाते हैं, एसीज में इस्तेमाल किए जाते हैं, इसका अल्टरनेट्स अगर हमें मिल जाता है जो हमारे ओजोन लेयर को डैमेज ना करे, तो इससे भी हमें ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। दैट मीन्स ऑल टुगेदर हमें अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ जाना है तो इन चीज़ों को कंट्रोल ही नहीं, बंद करना होगा। दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट राइट नाउ, ये मैंडेटरी है। अगर हम इसे कंट्रोल नहीं कर पाए तो आगे चलकर हमें बहुत भयंकर समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ऑलराइट।